हेलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग जो लास्ट वीडियो में बात की थी उसी से थोड़ा कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ रहे हैं। एक तो टोटल रेवेन्यू की बात की थी हम लोगों ने, कब? परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन मतलब जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना हुआ है, ऐसे में कोई फर्म है, कोई कंपनी है, तो उसका कुल संप्राप्ति कैसी होगी? तो सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन चलती चली जाती थी। यहाँ पर आपका आउटपुट है, आप जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाते जा रहे थे, और आउटपुट और सेल्स को हम एक ही मानते हैं। इस चैप्टर मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि जो आपका निर्गत स्तर है वो पूरा का पूरा बिक जा रहा है, ऐसा मानेंगे। तो क्या होगा कि जितना आपका आउटपुट होगा और प्राइस यहाँ पर फिक्स्ड है, तो प्राइस फिक्स्ड है तो एक ही आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अच्छा, अब एक बात समझो कि जब भी हम लोग मांग वक्र की बात किया करते थे तो क्या बनाया करते थे, कैसे बनाते थे, याद है कि भूल गया? मांग वक्र बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, इस एक्सिस पर रखते थे प्राइस। क्या रखते थे? प्राइस। और यहां पर रखते थे क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब यहां पर हम लोग रखते थे कि कीमत कितनी रहेगी, और इस अक्ष पर जो एक्स एक्सिस हुआ करता है या क्षैतिज अक्ष है, उस पर क्या मान लेते थे? उस पर ये मान लेते थे कि कितना आप वस्तु की मात्रा की मांग कर रहे हो। तो होता क्या था, नॉर्मली हमको कुछ कैसा कर्व मिला करता था, ऐसा। ठीक है, ऐसा मांग वक्र नॉर्मली हुआ करता था। अभी ऐसे समझो कि अगर हम यहाँ पर प्राइस रखें और यहाँ पर हम फर्म के लिए आउटपुट रखें, कंपनी का आउटपुट है, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड की बात नहीं हो रही अभी। यहां पर क्या हो रहा है कि आपका आउटपुट कितना है, तो देखो आउटपुट कितना भी रहे, प्राइस तो भाई फिक्स्ड ही रहेगा। क्यों रहेगा प्राइस फिक्स्ड? वही हमारे जो एजम्पशंस थे, जो कंडीशंस बना रहे थे पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, कि बहुत सारी फर्म्स हैं, आप रहो ना रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस वही रहेगा। और सारे लोगों का प्राइस टेकिंग बिहेवियर है, जो मूल्य पहले से वो सारे लोग मान ले रहे हैं, चाहे फर्म्स हो चाहे कंज्यूमर्स हो, ये भी बात की थी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमेशा प्राइस बना रहेगा, चाहे आपका आउटपुट लेवल कितना भी बनता जाए। आप इस पर कितना भी आगे बढ़ते चले जाओ, कितना भी आगे बढ़ते चले जाओ, हमेशा चाहे कहीं भी जाओ, हमेशा क्या होगा, ये जो प्राइस लेवल है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ठीक, ये कितना हो गया आपका? प्राइस हो गया। अच्छा, अब एक बात ये समझो, क्योंकि यहां पर ये जो लाइन है वो उसी प्राइस पर है जिस पर जो प्राइस मार्केट में चल रहा है, इसीलिए इस लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं? इस लाइन को हम लोग बोल देते हैं कीमत रेखा। क्या बोल देते हैं? कीमत रेखा, प्राइस लाइन। अब इसी में एक दो चीजें और हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि अगर हमें एवरेज रेवेन्यू निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज रेवेन्यू, यानी कि औसत संप्राप्तियां। तो कुल रेवेन्यू में, टोटल रेवेन्यू में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा आउटपुट लेवल है, मान लीजिए क्यू मान लिया, उससे हम लोग भाग कर देंगे। तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाता है? टोटल रेवेन्यू हो जाता है पी इंटू क्यू। क्यों? पी प्राइस है और क्यू क्वांटिटी, जो आपने आउटपुट निकाला वो सारा के सारा हम लोग बेच दे रहे हैं, और आप उसको क्यू से डिवाइड कर दोगे तो ये कट जाएगा, तो यहां से भी आपको पी मिल जाएगा। तो यहां पर जो पी है वो वास्तव में एवरेज रेवेन्यू के बराबर भी हो जाता है। इसका मतलब अगर आप एवरेज रेवेन्यू की लाइन खींचोगे तो वो भी यही बनकर के आ जाएगी। हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब भी परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे, हर तरह के मार्केट में सही नहीं है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा चल रही होगी तो हमेशा ही ऐसा होगा कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो आपके प्राइस लाइन के बिल्कुल बराबर है, कोइंसाइड कर रहा है, एक ही लाइन है, दोनों एक ही लाइन दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसा समझ लो, एकदम सिंपल। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं। एक और चीज क्या देखते हैं कि हम लोग अगर मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें, किसकी बात करें? सीमांत संप्राप्तियां क्या है? सीमांत संप्राप्ति होती क्या है? सीमांत संप्राप्ति होती है कि अगर भाई आपने 10 सामान बेचा तो आपको कुछ रुपए मिले, 11 सामान देखा तो आपको कुछ और रुपए मिले। तो जब 11 में जो कुछ और रुपए मिले उससे 10 वाले जो रुपए मिले थे वो घटा दो, तो आपको जो 11वीं इकाई के लिए पैसे मिले थे, 11वीं इकाई के लिए जो रेवेन्यू मिला था, वो आपका क्या हो जाएगा? 11वीं इकाई पर मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा, 11वीं इकाई पर सीमांत आगम हो जाएगा, या उसको संप्राप्ति बोल सकते हो, रेवेन्यू बोल सकते हो। अच्छा, जो 11वीं पर होगा, क्या वो हमेशा 15वीं पर भी वही रहेगा? हो सकता है कि 11वीं इकाई, इस वाली मार्केट की बात अभी नहीं कर रहे, इन जनरल बात कर रहे हैं। तो 11वीं इकाई के लिए अगर हम मार्जिनल कॉस्ट पूछेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू पूछेंगे, तो सिंपल हो जाएगा कि भाई 10 तक आपको जो पैसा मिला था, 11 के बाद जो टोटल पैसा मिला उसमें से 10 वाला पैसा घटा दो, ऐसे निकाला करते हैं। तो होता क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू मान लो हम लोग Q1 क्वांटिटी, जो Q1वीं इकाई है उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू हो क्या जाएगा, टोटल रेवेन्यू जो होगा आपका Q1 पर, उसको आप उससे घटा दोगे टोटल रेवेन्यू जो आपका Q1 ऋण 1। इसका मतलब क्या हुआ समझो, इसको देखकर डरने की जरूरत नहीं है भाई, ये आपका क्या है, कुल संप्राप्ति है। कब? जब आपने Q1 सामान बेच दिया।
कुल संप्राप्ति हो गई, कुल रेवेन्यू हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया। और ये क्या है, ये टोटल रेवेन्यू तब है जब आपने Q1 नहीं बेची थी, Q1 से एक क्वांटिटी कम बेची हुई थी। मतलब अगर आप 11वीं इकाई के लिए कर रहे थे तो आपने 11 नहीं बेची है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पे आप 11 लिखोगे, 11 से घटाओगे तो 10 हो जाएगा, तो ये 10 के लिए टोटल रेवेन्यू हो जाएगा अगर हम 11वीं इकाई की बात कर रहे हैं। और हमेशा याद रखिए कि मार्जिन रेवेन्यू किसी इकाई के लिए माना जाता है। अच्छा, तो इस वाले केस में अगर मान लीजिए हम Q1 के लिए काम कर रहे हैं तो प्राइस तो P ही है, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी कि क्या हो जाएगा, P इंटू Q1, ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया Q1 पर। और ऐसे ही अगर आप Q1 -1 पर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू, अब यहां पर ये हो जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू, P इंटू विद इन ब्रैकेट Q1 -1। क्यों, ये भाई कीमत है, कीमत में आप जितनी वस्तुएं बेच रहे हो, कितनी वस्तुएं बेच रहे हो, Q1 -1, इनका गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू इस टाइम के लिए, इस क्वांटिटी लेवल के लिए, Q1 -1 के लिए। अब लेकिन आपको इससे ये घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मार्जिन रेवेन्यू मिलेगा। कब, किसके लिए, Q1वीं इकाई के लिए, और वो क्या हो जाएगा, P इंटू Q1 माइनस P इंटू Q1। देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस P Q1 से P Q1 कट गया, ये आपका आ गया P। हम लोगों ने जनरल मान के किया था, हम लोगों ने 11 और 10 तो लिखा नहीं था, हम लोगों ने Q1 मान लिया था। Q1 तो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें क्या दिख गया कि यहां पर जो मार्जिनल रेवेन्यू है, यानी कि आप अगली इकाई बेचोगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, वो भी हमेशा ही P के बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब यही लाइन इस वाले केस में मार्जिनल रेवेन्यू के भी बराबर हो जाएगी। समझे, हो क्या रहा है, कीमत रेखा भी यही है, औसत संप्राप्ति भी यही है, एवरेज रेवेन्यू भी यही है, और सीमांत संप्राप्ति यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू भी यही है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सीमांत संप्राप्ति, या फिर आगम भी बोल सकते हैं। ठीक, और ये औसत है, एवरेज मतलब औसत। अच्छा, तो आपको क्या समझ में आया कि यार देखो, यहां पर इस वाले मार्केट में जो कीमत है वही आपका एवरेज रेवेन्यू है, और वही आपका क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। और इसको ऐसे गुणा भाग करके तो थोड़ा सा आपने सोचा तो उल्टे तरीके से गया, सीधे सीधे बैठ करके सोचोगे तो कैसे सोचोगे यार। आपने 10 वस्तुएं बेच रखी थी, मान लो हर चीज 10 रुपए में बेची आ रही थी, डब्बे वाला उदाहरण दे देते हैं जो हम लोगों ने पहले वीडियो में किया हुआ था। अब 10 रुपए में एक सामान बेच रहे हो, 10 आपने बेचे तो आपको 100 रुपए मिले, 11 बेचोगे तो आपको 110 मिल जाएंगे, 12 बेचोगे तो 120 मिल जाएंगे, 13 बेचोगे तो 30 मिल जाएंगे, 20 बेचोगे तो 200 रुपए मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप अगली इकाई बेच रहे हो तो आपको उसकी कीमत के बराबर ही तो पैसे मिलेंगे। क्यों, यहाँ पर कीमत फिक्स्ड है, प्राइस ही है। तो किसी भी स्तर पर आप अगला कुछ बेचोगे तो वही तो मार्जिनल रेवेन्यू होता है, और वो वास्तव में प्राइस के बराबर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमेशा ही मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो प्राइस के बराबर ही होगा। और ये कंडीशन कब होती है, जब हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, यानी कि P इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये कब है, परफेक्ट कंपटीशन में है। और तरह के बाजार होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन सब की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप सोचेंगे कि मैंने ये क्वांटिटी डिमांडेड और ये सब क्यों बताया था। ये बताया था मैंने आपको मांग वक्र के बारे में, डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व होता क्या है, डिमांड कर्व ये होता है कि भाई आप किस प्राइस लेवल पर कितनी वस्तुओं की मांग की जा रही है, यही तो होता है। अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया, जैसे ऊपर गया वैसे वैसे मांग जो है वो कम होती चली जाएगी, प्राइस आप नीचे लेकर के आगे मांग बढ़ती चली जाएगी। आमतौर पर ऐसा होता है नॉर्मल गुड्स में, और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब यहां पर आप फर्म के दृष्टिकोण से देखो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कंपनी को क्या हो रहा है, कंपनी के लिए भाई प्राइस तो हमेशा इतना ही है, इतने ही प्राइस पर बेच रहा है। कौन, कंपनी। क्यों, इससे कम पर बेचेगी तो कंपनी को नुकसान है, इससे ज्यादा पर बेचेगी तो कोई खरीदने वाला नहीं है। और इस पर और या इससे नीचे जितना चाहे उतना बेच सकती है। क्यों, क्योंकि इससे नीचे बेचेगी तो सारे लोग इसके पास आ जाएंगे, लेकिन इतने सारे लोग हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप उससे नीचे क्यों बेचेगी कंपनी, कंपनी तो चाहती ज्यादा से ज्यादा पर बेचे, लेकिन इससे ऊपर बेच नहीं सकती। इससे ऊपर बेचेगी तो सारे लोग जो है कस्टमर्स तो किसी और के पास चले जाएंगे। तो होगा क्या है, इस वाले केस में अगर प्राइस P है तो जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड है वो हमेशा इसी पर ही बनी रहेगी, इसी लाइन पर ही बनी रहेगी, इसी लाइन पर ही रहेगी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि प्राइस कंपनी इतना रखेगी, इससे कम रखेगी तो कंपनी को नुकसान रखेगी नहीं कंपनी। क्यों, कंपनी क्यों नहीं रखेगी, क्योंकि कंपनी का अजम्पशन हम लोगों ने ले रखा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का है, लाभ उसको अधिकतम करना है। तो लाभ अधिकतम करने के लिए प्राइस जितना ज्यादा रख सकती है उतना रखेगी, इससे ऊपर रखेगी तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो लाभ क्या होगा, जब कोई इनकम ही नहीं हुई, बिक्री नहीं हुई, तो फायदा क्या होगा, ऐसे समझ लो। तो इसके ऊपर तो जा नहीं सकता है। और जो इस लेवल पर डिमांड है, क्या है डिमांड, मतलब कौन कितने रुपए की मांग कर रहा है, वो कितने वस्तुओं की मांग कर रहा है, वो हमेशा इसी लेवल पर ही बनी रहेगी। तो उस एंगल से आप देखोगे ना,
तो ये क्या हो गया, ये उस फर्म के लिए मांग वक्र भी हो गया। फर्म के दृष्टिकोण से फर्म के लिए मांग वक्र या डिमांड कर्व ये हो गया। तो आप समझ रहे हो यहां पर आपका काम कितना ज्यादा आसान हो गया, इतना आसान हम लोगों ने कार्टून वर्ल्ड होता है ना वैसा बना दिया केस। सब कुछ तो एक ही लाइन में मिल गया आपको एवरेज रेवेन्यू भी वही लाइन मिल गई, कीमत रेखा भी वही लाइन मिल गई, है ना, और साथ में आपको मार्जिनल रेवेन्यू भी वही मिल गई, और वही आपका डिमांड कर्व भी हो गया। ये चीजें कैसे हुई है वो समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। उसमें थोड़ी एक दो चीजें बहुत ही आसान है, इसी वीडियो में बता देता हूं, फिर अगले वीडियो में स्पेसिफिक्स में जाएंगे। होता क्या है, प्रॉफिट क्या होता है यार, क्या होता है फायदा? भाई अलग अलग तरह का काम होता है, कुछ लोग व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं। व्यवसाय में आप कुछ चीजें बना भी सकते हो, व्यापार में आपने चीजें खरीदी उनको बेच दिया, सस्ते में खरीदा महंगे में बेचो, सस्ते में खरीदा महंगे में बेचो। यही तो दुकानदार लोग करते क्या है, यही काम है उनका। तो उनका जो काम है वो क्या करते हैं, आपने टोटल रेवेन्यू कैसे लेकर के आओगे, टोटल कुल संप्राप्ति क्या होगी, उन्होंने जो सामान लेकर के आए, जो उनकी बिक्री हुई, ये उनका कुल रेवेन्यू हो गया। लेकिन उसमें से वो क्या घटा देंगे, जो उनकी लागत आई थी। तो किसी दुकानदार के लिए लागत क्या होगी, दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं बहुत आसान हो जाएगा, हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जानते हैं उनको। भाई उसने जो सामान खरीदा था तो उसने भी तो पैसे दिए होंगे, तो उसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। तो उसको लिख देते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये आपकी लागत हो गई। अब आप क्या करोगे, बिक्री में से लागत घटा दो, तो यही तो आपका फायदा हो जाएगा, लाभ हो गया कि नहीं। और इसी को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डरने की जरूरत नहीं है, एक चिन्ह बना दिया है। भाई ये जो लाभ लिखा हुआ है ना, कई लोग होता क्या है, हम लोग को बचपन से चीजें बताई जाती तो ये हम लोग देख करके बोल देते हैं ये तो ला लिखा हुआ है। अब ये किसी चाइनीज को दिखाओगे तो वो ला थोड़ी बोल पाएगा, ये तो एक डिजाइन है, इस डिजाइन को देखते ही हम लोगों को बता दिया गया है कि ये ला लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर ये लिखा हो तो भी कोई इंग्लिश वाला जो ब्रिटिशर होगा वो बोल देगा हाँ ये ला लिखा हुआ है, ऐसे ला, वो उसका एक्सेंट भी अलग होगा। लेकिन आप समझ रहे हो ना, ये भी डिजाइन है, ये भी डिजाइन है, ऐसे ही ये भी एक डिजाइन है, इसको हम पाई बोल दे रहे हैं। तो पाई से हम प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग को बचपन से ही ये क्या लिखा हुआ है, ये भी कुछ नहीं, एक डिजाइन है, इसको हम एक बोल देते हैं, वन बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। तो हो क्या रहा है कि हम लोगों ने कुछ डिजाइन बना करके उनको कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं। ऐसे ही पाई है ना, TRQ1 है, इस तरह से लिखने में क्या होता है ना, कुछ लोग डर जाते हैं। आप एक बार समझना स्टार्ट करो कि ये तो खाली चिन्ह है जिनसे हम कुछ और चीज बताना चाह रहे हैं, और वो बदलती रह सकती है। तो इस हिसाब से पाई से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉफिट को, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, लाभ अधिकतम करने की जो प्रवृत्ति होती है, कैसे किया जा सकता है, और उस प्रवृत्ति के बारे में बात करेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आप सारे लोगों के लिए हम लोग सारे वीडियोस बना रहे हैं, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और फिर बाकी सारी चीजें भी, वीडियो नोट्स हैं, चैप्टर नोट्स हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, सब कुछ आप लोगों के लिए है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।